बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो आज एक अदद अमन जिरगा कर रहे थे और बनारस चौक पर अमन के लिए पुरअमन एहतजाज, वहाँ पुलिस पहुंची। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गिरफ्तारियां की, मार कुटाई हुई और लोगों को एहतजाज से महरूम किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जो इमरान खान रिहाई तहरीक है कराची में, मैंने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुख्तलिफ धड़ों में बटे हुए हैं। हलीम आदिल शेख साहब के अंडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनाउंस्ड लीडरशिप है, मरकज में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए सिंध में अनाउंस्ड लीडरशिप है, वो हलीम आदिल शेख साहब के पास है। तो हलीम आदिल शेख साहब की सरबराही में सबसे बड़ा धड़ा है। लेकिन एक धड़ा है जिसको हलीम आदिल शेख कहते हैं, ये किसी भी तौर पर नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। वो धड़ा कहता है हलीम आदिल शेख साहब नुमाइंदगी नहीं कर सकते, ये मखसूस कुव्वतों के आलयकार हैं। ये चल रहा होता है। तो इमरान खान रिहाई तहरीक उस धड़े ने शुरू की हुई है जिनको हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं, ये नुमाइंदा नहीं है। उन लोगों ने इमरान खान रिहाई तहरीक के सिलसिले में कराची में बनारस के इलाके में आज एहतजाज किया था। तो वहां सिंध पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंच के लाठी चार्ज भी किया, गिरफ्तारियां भी की, रोका भी और नाकाम बनाया और इमरान खान रिहाई तहरीक की लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया। अताउल्ला, अमजद आफरीदी, उनके साथ दीगर लोग, ये सब के सब गिरफ्तार हुए। हमारे सामने इसकी खबर आई, विजुअल्स इसके आए, तो वही सूरत हाल थी जो पंजाब से मिलती जुलती सूरत हाल है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐसे ही माहौल में मुजाहिरा कर रहे हैं। तो एक बार फिर उससे मिलती जुलती सूरत हाल थी कराची में, जो हलीम आदिल शेख साहब ने 5 अगस्त को किया था। अच्छा बड़ा मुजाहिरा, लेकिन वहां पर भी आंसू गैस के शेल भी चले, लाठी चार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो करके दिखाया। जो मिलेनियम पे था उसको भी नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन पीटीआई ने वो भी किया, शहर में दीगर रैलियां वगैरह भी निकाली थी। अब एक बार फिर जब ये सब कुछ हुआ है तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुद पीटीआई के अपने लोग हमें अक्सर खबर देते हैं कि कुछ हिलजुल हो रही है, हलचल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की एक शख्सियत है, वो शख्सियत अडियाला जा चुकी है कई बार। वो शख्सियत अडियाला जाती है, इमरान खान का पैगाम पहुंचाती है, इमरान खान की तरफ से पैगाम आगे पहुंचाती है, बातचीत हो रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद कुछ सोर्सेज अंदर के हमें बताते रहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। लेकिन इन हालात को देखिए ना, जहां एक सफेद परचम अमन का लेकर मुजाहिरा करना भी मुसीबत बना दिया जाए, तो आपको लगता है नहीं, ये खबरें सब की सब गलत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा क्रॉस है, काटा, नो, नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम का फैसला है। तो हमें उसी तरह से चीजें होती हुई नजर आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देयर इज गोइंग टू बी नो रूम। ये पीटीआई की सिचुएशन है। पीटीआई फिर भी पुरुम्मीद है कि वो अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करेगी, करके दिखाएगी और ये लोग अवाम को निकाल कर दिखाएंगे। अब इमरान खान साहब को बिल्कुल काट के रख दिया गया है, तो इमरान खान साहब का पैगाम नहीं पहुंचेगा। बाहर बैठी हुई लीडरशिप किसी भी मुजाहिरे के लिए या कॉल के लिए या कुछ करना है उसके लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं इमरान खान साहब बताएंगे, इमरान खान साहब खाक बताएंगे। आप लोग इमरान खान से मुलाकात की कोशिशें सीएम होते हुए, लीडरशिप होते हुए कर नहीं रहे और फिर कहते हैं इमरान खान बताएंगे। तो इमरान खान कैसे बताएंगे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के मसाइल हैं, बाहर मौजूद लीडरशिप के। इन हालात में अलीमा खान साहिबा को और उलझा दिया गया है, दोनों बेटे उठा लिए गए हैं, फिर उसके बाद उन पर अपने पर्चे वगैरह हैं, उनकी पेशियां होती रहती हैं, तो उनको भी तंग करने का पूरा बंदोबस्त है। ये हमारे सामने पीटीआई की सिचुएशन है। तो लीडरशिप, जो मरकज में लीडरशिप है, वो डिसअपॉइंट करने को पूरी तरह से कमर कस के बैठी हुई है कि हम करेंगे डिसअपॉइंट अपने वर्कर्स को। ये सीधी बात है। अब उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं शेर अफजल मरवत का मामला। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनके साथ एक और बहुत बुरी हुई। पार्टी छोड़ने का ऐलान, पार्टी छोड़ू ना तो क्या करूं, इस तरह की बातें मरवत साहब कर रहे थे। तो शेर अफजल मरवत साहब की जो कोऑर्डिनेटर हैं लकी मरवत में, शरीफुल्लाह साहब, उन्होंने वीडियो बना के बता दिया कि मैं मरवत साहब का कोऑर्डिनेटर होने से इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने कहा कि
میں عمران خان کو فالو کرتا ہوں, عمران خان کے نظریے کو فالو کرتا ہوں, اس کی جماعت کو فالو کرتا ہوں, تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن مروت صاحب جن کا میں کوارڈینیٹر ہوں وہ عمران خان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں, ان کی بہنوں پہ بھی کر دیتے ہیں, فیملی پہ کرتے ہیں, تو اور پارٹی پہ بھی کر رہے ہیں. تو میرے لیے تو قابل قبول نہیں ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا کوارڈینیٹر رہوں. تو اس لیے میں اس شخص سے اپنی راہیں جدا کرتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا جانتا ہوں, دے سکتا ہوں. تو میں شیر افضل مروت سے اپنا رستہ جدا کروں. تو مروت صاحب جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ اس صحافی کو نوٹس دوں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس کے گھر تک جاؤں گا, پھر سوشل میڈیا ٹیم آئے گی, ان سب کو جواب دے گی, دیکھنا میں کیا کروں گا. تو مروت صاحب کو پہلے مرحلے میں ایک بڑا جھٹکا مل چکا ہے اور مروت صاحب کی تسلی ہونی چاہیے. مروت صاحب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیجئے اور پھر اس کے بعد الیکشن لڑ کے دیکھ لیجئے. تو مروت صاحب کے چھوٹے بھائی آ گئے, اس کے بچے, اس کے بچے, تو یہ پیش کر رہا ہے, تو وہ پیش کر رہا ہے, تیری اس کی اس کی, تیری اس کی اس کی. تو ننگی گندی گالیاں دینے پر یہ آئے ہوئے ہیں خالد لطیف صاحب. اور مروت صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کو روکا بھی نہیں, بالکل بھی نہیں روکا. تو یہ کام میرا خیال ہے کہ مروت صاحب کی مرضی سے ہوا ہے جتنی بار ہوا ہے, کیونکہ مروت صاحب نے پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اچھا خاصا ڈیمیج کیا, سپورٹرز کو بھی کیا, تو وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ یہ جو جاپان کے دورے سے واپس روانہ ہوئی ہیں, ان کے اس دورے میں کیا ہوا اب ہمارے سامنے کچھ تفصیلات آ رہی ہیں. وہ جو گئے مریم نواز شریف صاحبہ کے ذریعے استعمال ہونے والے جہاز میں, اس میں ہمیں بی بی سی نے ایک سٹوری کر کے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان عمران اسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایئر فورس کا جہاز پیسے دے کر بک کیا گیا. طویل سفر اور دوسرے جہازوں کی فنی خرابی کی وجہ سے دیر سویر ہونا سرکاری دوروں پر مناسب نہیں ہوتا. قانونی طور پر وزیر اعلیٰ وی آئی پی فلائٹس کا استعمال کرنے کا اختیار رکھتی ہیں. دوسری جانب بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عمران اسلم ترجمان ہیں, انہوں نے کیا بتایا, اب نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اعلیٰ حکومتی افسر کا کہنا ہے کیونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب چاچو, اور جیسا کہ یہ طیارہ وزیر اعظم سمیت دیگر معاملات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے, تو یہ طیارہ استعمال کیا گیا. اس کی پیمنٹ وفاق کی حکومت کر دے گی مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جب یہ طیارہ استعمال ہو رہا ہے, یہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کون کون گیا تھا جاپان کے دورے پر, بڑی عجیب و غریب سی ایک لسٹ ہے. جو تھائی لینڈ گئے لوگ, ان کے ساتھ 15/8/2025 کو ان کی لسٹ آئی ہے. سی ایم صاحبہ تھی, چیف سیکرٹری پنجاب تھے حسن نواز, مریم نواز شریف صاحبہ کے بھائی حسن نواز, راہیل منیر سمدھی صاحب غالباً نہیں یہ داماد ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے, وہ گئے. علی ڈار صاحب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کزن ہیں, جو سوری اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں. علی ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں. اسما ڈار صاحبہ تو سمدھی ہیں, اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کی سمدھی ہیں. تو علی ڈار صاحب گئے, اسما ڈار صاحبہ گئی ہیں, ابراہیم ڈار صاحب گئے, پھر مریم اورنگزیب صاحبہ گئی ہیں, اور ثانیہ عاشق صاحبہ گئی ہیں, عظمہ زاہد صاحبہ گئی ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ, پھر ایک حنیف صاحب گئے, جواد صاحب گئے, پی ایس او اور سی ایس او گئے ہیں. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کون کون گیا, یہ خاندان کے لوگ کس چکر میں گئے ہیں. ایک تو وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں پنجاب کا سنہری دور, یہ بتاتے ہوئے اشتہارات دھڑا دھڑ چل رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ اشتہارات, ڈیجیٹل پہ اشتہارات, گوگل فیس بک کے اشتہارات, ویب سائٹس کے لیے اشتہارات, اور پھر اس کے بعد اخبارات میں اشتہارات. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید 17-18 کروڑ کا دورہ ہوگا, لیکن کوئی اس دورے پر آرام سے 20-25 کروڑ خرچ کر دیں گے یہ لوگ. ویسے بھی پوچھ تو کوئی سکتا نہیں ان سے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت دھڑا دھڑ پیسے ان اشتہارات پہ خرچ کر رہی ہے. اور کس چیز پر مریم نواز شریف صاحبہ گئیں, تو وہاں جا کے مریم نواز شریف صاحبہ اس دفتر گئیں, اس دفتر گئیں, اس فیکٹری گئیں, اس سینٹر گئیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بندرگاہ پہ جا کے جائزہ لیا. یہ ہو رہا ہے. اور مصروفیات, پہلے کیا ہوتا تھا, دفتر سے ایک پریس ریلیز آتی تھی, مصروف دن گزارا, یہ کیا, تو اس طرح کا کام ہوتا تھا. اب اس کے اشتہارات بنا کے اخبارات کو دیے جا رہے. کون سا اخبار پھر ان کے خلاف خبر لگائے گا, کون سا چینل ان کے خلاف خبر لگائے گا, سب کے تو منہ بھر دیے گئے ہیں. تو یہ ٹیکس کے پیسوں کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, اور اطمینان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ قانون بھی بنا چکے نا, کوئی پوچھ نہیں
सकता। तो मैं ये देख रहा था कि अब मरीम नवाज शरीफ साहबा वापस आ रही हैं, देखते हैं कि कितनी बड़ी सरमायाकारी आती है, कितने बड़े बड़े काम होते हैं। तो इससे पहले इन्होंने इसी तरह के काम किए कि चीन गई थी, न जाने क्या क्या कर डाला मरीम नवाज शरीफ साहबा ने। जो ट्रैम है उस पर काम बुजदार दौर में अच्छा खासा हुआ था, बाकी इनके दौर में आ गई है। तो ये सरकारी काम होते हैं, लंबे अरसे में होते हैं। तो अब मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है ना, उस ट्रैम को चीन के दौरे में डाल रही हैं। बीबीसी से बात करते हुए अजमा साहिबा ने ये भी कहा है। और अब इस दौरे के भी ये सम्राट वगैरह भी आपको बताना शुरू कर देंगे कि जापान मरीम नवाज शरीफ साहबा ने देख लिया, अब पंजाब जो है वो जापान बन जाएगा कुछ दिनों में, ये हमें बताया जाएगा इनकी जानिब से। यानी आप चीन जाते तो चीन बनाना है, जापान जाते तो जापान बनाना है, बरतानिया जाएंगे तो बरतानिया बनाना होगा आपको। और जिस तरह की वो LGBTQ वाली वीडियोज आ रही हैं तो तरक्की तो हो ही रही है। तो ये अजीबोगरीब काम है, लेकिन लिस्ट में खानदान के लोग किस चक्कर में, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मेरे दोस्त, छोटे भाई और बहुत प्यारे हसन अयूब, उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बेटे शाहरेज की गिरफ्तारी पे कहा कि PTI का एक सपोर्टर है, वर्कर है, रहनुमा है अब्दुल समद याकूब। तो समद याकूब साहब जो हैं वो इंडियन चैनल पे जाके बैठते हैं। उन्होंने कहा समद नामी एक शख्स है PTI का, इंडियन चैनल्स पे भी बैठता है। ये वही है जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को कहा था ना कि आप कह रहे थे कि काबुल के सरीना होटल के इस वाले फ्लोर पर, यानी चौथे या पांचवें फ्लोर की बात हो रही थी, ये वाला दफ्तर है, वहां रहता है बंदा। तो उन्होंने कहा उसके फ्लोर ही 2 है। तो ये बड़ा करारा जवाब दे के आए थे अर्नब गोस्वामी को समद याकूब साहब। तो हसन अयूब साहब ने खबर दी कि शाहरेज बताता है समद याकूब को कि इंडियन चैनल पे बैठ के क्या करना है। समद याकूब साहब ने कहा अजीब मजाक है, यानी जो मुझे बताता है उसको गिरफ्तार कर लिया और मैं जो जाके बात करता हूं मुझे गिरफ्तार नहीं किया, ये कौन सा मजाक है। ये समद याकूब साहब ने सवाल किया था कि मुझे वो लाइन देता है, और उन्होंने कहा गलत बात करें हसन अयूब। हसन अयूब साहब ने ये बातें की और फिर उसके बाद अब आज वो ये कह रहे थे कि ये इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर सबूत नहीं है तो इस इल्ज़ाम पे बात करना, किसी को इसकी बुनियाद पे, महज इल्ज़ाम की बुनियाद पे गद्दार करार देना, ये भी गद्दारी जैसा है, तो ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं करूँगा। तो हसन मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 रोज़ पहले आपने की थी ये बात, तब भी इल्ज़ाम कहा था, लेकिन समद याकूब क्या करता है और कैसे करता है ये सब बताया था। आज आप कह रहे हैं कि इल्ज़ाम है और मेरे पास इस इल्ज़ाम के सबूत नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर इतनी बड़ी बात करनी नहीं चाहिए जितनी बड़ी बात आपने शाहरेज के हवाले से की थी। वो तो उस रोज लाहौर में था भी नहीं, और बाद में जो वीडियो जारी हुई पुलिस ने उसमें भी जालसाजी मौजूद है। कान्हा जलसे को उठा के 9 मई बनाने की कोशिश की गई है, वो यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन फिर भी कुछ का कुछ बनाने का काम ये पंजाब पुलिस ने करके दिखाया। जाली काम था, फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर बेनकाब हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।